Hello, good morning, students. Welcome to APN सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था और बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 चल रहा था, ठीक है। तो अपना जो लेसन नंबर 2 चल रहा था मानव तंत्र। अब मानव तंत्र के अंदर हमने पाचन तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, श्वसन तंत्र अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, मानव देखिए सीधा श्वसन तंत्र देखिए, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन क्या होता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। हमने पाचन तंत्र में तो पढ़ लिया कि विभिन्न भागों का पाचन होता है, जैसे कि विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है। मुंह में अलग होता है, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। पाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, ठीक है। तो श्वसन तंत्र से पहले एक चीज अब याद आ गई थी, कल अपना जो टॉपिक रह रहा था, सॉरी, उसमें एक पाचन से संबंधित अग्नाशय रह रहा था स्टूडेंट। तो एक श्वसन तंत्र को चालू करके अपन अग्नाशय को चालू कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो श्वसन तंत्र ये अपना मुख्य टॉपिक है आज का, लेकिन कल वो ध्यान में नहीं रहा और एक थोड़ा अग्नाशय वाला रह रहा था। तो अपना जो टॉपिक रह रहा है उसमें वो रह रहा है अग्नाशय, ठीक है। एक लार, ठीक है, एक है लार ग्रंथि। तो पहले थोड़ा सा लार ग्रंथि बता देता हूँ। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो हमारे मुंह के अंदर जो पाई जाने वाली ग्रंथि है लार ग्रंथि, जिसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं, सेलेवरी ग्लैंड, जो लार का स्रावन करती है, हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो ये किसका स्रावन करती है, लार, जो मुंह के अंदर लार होती है, सेलाइवा होती है, उसका स्रावन करती है कौन, लार ग्रंथि। इस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है लार एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो भोजन आता है मुंह के अंदर स्टार्च के रूप में रहता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, कौन, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टार्च, जो भोजन स्टार्च के रूप में होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या करता है कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है। तो अब देखिए लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मुंह के अंदर जो पाए जाने वाली ग्रंथि है लार ग्रंथि, इसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं। यह लार का श्रावण करती है, और जो लार का श्रावण करती है इसके मुख्य कार्य क्या है, पहला है भोजन को लसलसा बनाना। भोजन को लसलसा यानी कि एकदम नरम बना देती है, जिससे उसको निगलते हैं तो निगलने में आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। वरना भोजन अगर टाइट रहता है तो अंदर के अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूसरा है कि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम या लार एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं इसको। इसका फंक्शन क्या है कि जो भोजन में स्टार्च होता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन बहुत धीरे धीरे होता है, तो भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, और लार एंजाइम, ठीक है। तो भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, क्लियर। तो ये हो गया अपना लार। फिर एक
छोटा सा रहता है, उसका नाम है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय पैनक्रियाज। आपने देखा होगा कैसी संरचना होती है पत्ती के जैसी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटी आंत और अग्नाशय के बीच के अंदर एक पत्ती नुमा संरचना के रूप में क्या पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है। कैसी संरचना होती है, पत्ती के जैसी। हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, इसकी मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूँ। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है यकृत। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंग क्या है, यकृत। और दूसरा सबसे बड़ा अंग क्या है, वो है अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए, अग्नाशय जो ग्रंथि है यह अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों का ही काम करती है, ध्यान रखना। ठीक है, यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का ही काम करती है। तो पूछ लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा यह एंजाइम व हार्मोन, क्योंकि देखो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, इसका मतलब यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही श्रावण करती है। ठीक है ना, तो किस किस का, एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। क्योंकि अंतःस्रावी है, इसका मतलब हार्मोन का श्रावण करती है। बहिःस्रावी है तो एंजाइम का श्रावण करती है। तो यह शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। क्लियर। अब देखिए, अग्नाशय जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंदर कुछ इस तरीके से कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, टिश्यूज। ठीक है, ऐसे कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इन कोशिकाओं के गुच्छ को क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं के गुच्छ को कहते हैं लेंगरहैंस की दीपिकाएं। इस जो कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है उसको कहते हैं लेंगरहैंस की दीपिकाएं। इसको लेंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहा जाता है। इसके के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक है अल्फा कोशिका और दूसरी है बीटा कोशिका। ये बीटा का साइन है, दूसरी है बीटा कोशिका। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिका व बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका के द्वारा जो हार्मोन का स्रावन किया जाता है उसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। और सॉरी, ग्लूकागोन हार्मोन एंजाइम, सॉरी, ग्लूकागोन एंजाइम का स्रावन किया जाता है। और बीटा कोशिका के द्वारा जो स्रावन किया जाता है वो है इंसुलिन हार्मोन एंजाइम, इंसुलिन। इसके द्वारा जो स्रावन किया जाता है वो किया जाता है इंसुलिन एंजाइम का स्रावन किया जाता है। दोनों का ही एक मुख्य फंक्शन कंबाइनली शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। शर्करा के स्तर को, यानी शर्करा न तो हद से ज्यादा हो पाती है न कम हो पाती है, यदि अग्नाशय ग्रंथि सही तरीके से अपना कार्य करती है। देखो होता क्या कि हमारे शरीर में शर्करा, शर्करा मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर बढ़ जाए या ग्लूकोज से ज्यादा कम हो जाए तो ये हार्मोन उसको नियंत्रित करते हैं। देखिए कैसे, मान लो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया, शर्करा कम हो गई, यानी ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो ग्लूकागोन है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, एक ग्लाइकोजन पदार्थ पाया जाता है, ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को यह ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज।
ठीक है, ग्लूकोज यानी शर्करा, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यदि शरीर में भाई शर्करा की कमी हो जाए, ठीक है, शरीर में अगर शर्करा शुगर की कमी हो जाए तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्लूकागोन, हाँ, जो एंजाइम है। क्लियर? इस तरीके से शरीर में शर्करा का स्तर भी बना हुआ रहता है। अब फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट, ग्लाइकोजन हो गया। अब उसके बाद में इंसुलिन का, अगर शरीर में कई बार भाई ज्यादा मीठा खा ले तो शरीर में यदि शुगर की मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये क्या करता है, जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होना है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी जो शर्करा है, जो एक्स्ट्रा शर्करा बनी हुई है, उसको यह और इंसुलिन, इंसुलिन, यह इंसुलिन एंजाइम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज। क्लियर स्टूडेंट? इसको चाहो तो आप पास से भी देख सकते हो इनको, ये देखो, आपने इसको पास में से देख लिया, ये देखो, तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रकार से शर्करा की एक निश्चित मात्रा रहती है हमारे शरीर में, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, करते हैं ये दोनों के दोनों एंजाइम। अब मान लो किसी कारणवश इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई, ठीक है, किसी कारण से, किसी एक्सीडेंटल, किसी दवा के रिएक्शन के कारण या किसी भी कारण से यदि शरीर में इंसुलिन एंजाइम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ती जाएगी, और इससे एक रोग हो जाता है, एक डिजीज पैदा होती है जिसका नाम है मधुमेह, पूछा जाता है, जिसका नाम है मधुमेह, ठीक है, यानी डायबिटीज, मधुमेह यानी डायबिटीज प्रकार का रोग हो जाता है, ठीक है। और डायबिटीज के बारे में आप सभी को पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, और लगभग हर घर के अंदर किसी न किसी की ये मिलती है, लगभग हर 5 घरों में से एक घर में या 2 घर में यह बीमारी किसी न किसी की होती है, हमारे भी किसी न किसी रिश्तेदार की होगी ये, ठीक है, क्योंकि आजकल के गलत खान पान, गलत तौर तरीके के कारण शुगर की बीमारी होना एक आम बात हो गई है, क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा हो गया है, हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि अनी टाइम हम लोग टेंशन में रहते हैं, ठीक है, तो इसी कारण से यह बीमारी हो जाती है। भाई टेंशन में रहते हैं, खाने का टाइम निश्चित नहीं होता है, हर किसी भी प्रकार का हम खाना खा लेते हैं, जिस कारण से अग्नाशय ग्रंथि पर गलत प्रभाव पड़ता है और हमें फिर आगे नुकसान भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। क्या क्या क्वेश्चन बनता है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है, यानी एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, पत्ती की जैसी संरचना वाली होती है, यही इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना एक 2 टॉपिक रह रहे थे, एक है लीवर का, तो लीवर का टॉपिक का वीडियो मैं अलग से आपको बना दूंगा, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है श्वसन तंत्र। रेस्पिरेशन सिस्टम,
रेस्ट वाइब्रेशन सिस्टम या रेस्ट वाइब्रेटरी सिस्टम एक ही बात है श्वसन। चलिए अपना जब शुरू किया था हमने टॉपिक उसको किसी कारणवश हमें बीच में रोकना पड़ा था, अब अपन इसको लगातार करते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है वो देखिए श्वसन तंत्र। श्वसन की सीधी सी आप ये देख सकते हो कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, भोजन जलता है, ठीक है, भोजन का पाचन होता है, इसको आप कैसे भी ले सकते हो। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है। एक सामान्य सी बात है श्वसन तंत्र के अंदर। अब देखिए होता क्या है श्वसन तंत्र के अंदर। श्वसन की प्रक्रिया ऐसी होती है, पहले थोड़ी सी और बताया था। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय, जैसा कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। अब आगे देखिए 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था कि श्वसन वायवीय और अवायवीय दो प्रकार का होता है। तो वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। जैसे कि अवायवीय श्वसन जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि ईस्ट है, पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, इनमें क्या पाया जाता है? अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वायवीय श्वसन बाकी उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में यह पादप और जीव जंतुओं के अंदर यह श्वसन कौन सा वायवीय प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। अब देखिए वायवीय श्वसन तंत्र को आप कैसे समझोगे? इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, मैंने आपको बताया था कैसे होता है वो भी। जैसे भोजन का सूत्र होता है C6H12O6, आपको बताया था ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। ग्लूकोज यानी फूड, ऐसे समझ लो, ग्लूकोज यानी फूड, भोजन। तो यह ग्लूकोज के रूप में, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज यानी भोजन। क्या होता है कि वायवीय श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए 6 अणु अपने ऑक्सीजन के लिए, तो जब हम ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये इस भोजन के कणों को तोड़ देता है। ध्यान रखना, क्या करता है? इस भोजन के कणों को तोड़ देगा और क्या बनाएगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ऊर्जा। अब देखिए श्वसन की प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जितनी हमने ऑक्सीजन ली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी है, ठीक है। जितने अणु हमने ऑक्सीजन के लिए हैं उतने ही अणु हमने क्या किए? कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज किए। तभी कहते हैं ना, जितनी आप सांस लोगे उतने ही छोड़ोगे, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो जल बना, तो जल हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं में काम में आता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% जल का ही होता है। अधिकांश प्रक्रियाएं जल के बिना संपन्न नहीं होती है हमारे शरीर में, ठीक है। फिर क्या बन गया? ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है, स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाती है, जो हमारी जो एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, उसमें काम में आती है। कहते हैं ना कि भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, वो इसी प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये एक श्वसन सामान्य प्रक्रिया होगी, वायवीय और अवायवीय आपको बताई दिया। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स कि श्वसन के अंदर एक श्वसन होता है, एक श्वास लेना होता है। दो प्रकार की क्रिया है। श्वसन मैंने आपको बता दिया। अब श्वास लेना, श्वसन के दो प्रकार। श्वसन आपको बताई दिया कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है, ठीक है। और इस प्रकार ऊर्जा बनती है, ऊर्जा हमारे एटीपी के रूप में संरक्षित होती है। यह दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट है
वो है श्वास लेना। श्वास लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें एक उच्च वसन एक निश्वसन, यानी कि जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया करते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, इनहेल व एक्सहेल। श्वास लेना यानी कि जैसे सांस को अंदर लिया फिर छोड़ा, तो अंदर लेना यानी इनहेल, छोड़ना यानी एक्सहेल। ये श्वास लेने की प्रक्रिया, ये छोटी मोटा एक टॉपिक था आपके, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ और आपको भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया आप समझ लो, जब आप नोट्स में या फिर जो मैंने आपको नोट्स दिए उससे या फिर आप बुक से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ये डिग्रिया आपके बुक में नहीं दी हुई है, नोट्स में हालांकि दी हुई है, लेकिन फिर भी ये डिग्रिया आपको लिखनी है। अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये डिग्रिया आपको हर हालत में करनी ही करनी है, एग्जाम में बनाकर ही आनी है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो अब आगे हम अपना श्वसन से संबंधित आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्वसन के अंग के बारे में देख लेते हैं कि श्वसन का मुख्य अंग। तो आपको भी पता है कि श्वसन का मुख्य अंग जो है वो है फेफड़े। ठीक है, आज आपको पता है कि जैसा कि कोरोना का संक्रमण हो रहा है तो इंसान की फेफड़ों पर संक्रमण करता है, और जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तभी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मेन क्या है, श्वसन का सीधा संबंध फेफड़ों से, क्योंकि हमारा श्वसन का अंग फेफड़े ही है। ठीक है, तो अब अपन इसको आगे फेफड़ों की संरचना देखते हैं, फेफड़ों की संरचना से समझते हैं श्वसन अंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब देखिए, सबसे पहले आपको बनाने का तरीका देखिए, इस तरीके से बनाया। ये इंसान का मुंह, फिर ये नाक, ये श्वास नली, ये श्वास नली आगे जा करके दो भागों में विभाजित हो गई।
इस तरीके से आपको इसको पूरे के अंदर इसी तरीके से करनी है। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, फिर आपको ये चीज फटाफट आने लग जाएगी। क्योंकि एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है इन चीजों के कारण स्टूडेंट्स। तो मैं ये चीज आपको बता दी है। ये देखिए, फिर उसके अलावा इस साइड में हम जो पसलियत करके हालांकि पसलियत दोनों साइड में होती है। ठीक है, एक साइड में हम जो पसलियत करके कि हाँ इस तरीके से पसलियत होती है। फिर यह जो श्वास नली होती है ये नीचे जाकर के इस तरीके से एक गुंबद की जैसी संरचना बन जाती है। और यह गुंबद की जो संरचना है ये लो, ठीक है, ये हो गया हमारे फेफड़ों की संरचना। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है मुंह, ये नासिका, ये है नासिका गुहा, नासिका गुहा नोजल चेंबर। ठीक है, ये मुंह है, ये नासिका है, नासिका गुहा है। फिर उसके बाद में आगे है ग्रसनी, ठीक है, फिर लेरिंक्स, फिर उसके बाद में श्वास नली, फिर है ये हिस्सा है ग्रसनी, जैसा कि पाचन तंत्र में आपने पढ़ा था, ये है ग्रसनी, ये लेरिंक्स, लेरिंक्स यानी स्वरयंत्र, स्वरयंत्र, स्वरयंत्र यानी लेरिंक्स। ठीक, फिर उसके बाद में ये श्वसन नली, श्वास नली या श्वास नली, फिर ये बाया फेफड़ा, ये दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा, ये है दाया फेफड़ा। अब आगे देखो, ये जो दिख रही है इनको कहते हैं पसलियां। इनका नाम है पसलियां। ये जो दिख रहा है नीचे इसका नाम है डायाफ्राम, डायाफ्राम। ठीक है, अब इनमें देखो यह श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है श्वसनी में। ठीक है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, यह है श्वसनी। फिर श्वसनी, आगे श्वसनिकाओं में श्वसनी, श्वसनिकाएं, फिर है कूपिका, फिर आगे ये है कूपिका। और ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं कूपिका कोष, इसको कहते हैं कूपिका कोष। ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं कूपिका कोष। तो स्टूडेंट संबंध है हमारे श्वसन तंत्र की संरचना इसी तरीके की होती है। अब इस श्वसन तंत्र की संरचना में देखिए ये जो श्वास नली है ये विभाजित हो जाती है इस तरीके से आगे। इसको और भी मैग्नीफाई, उसको और भी बड़ा करके मैं आपको इस साइड में बनवा देता हूँ। एग्जाम में अगर पूछ ले तो ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है। इसके अलावा जो दूसरा डायग्राम बनवा रहा हूं मैं, उस डायग्राम को भी आपको इस साइड के अंदर बनवा रहा हूं मैं, उसे भी आप देखिए और वो भी आपको एग्जाम में बनाना है। तो देखिए इसको थोड़ा मैग्नीफाई, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं
इस तरीके से। तो देखो ये क्या है, श्वास नली है। ये श्वास नली आगे जा करके दाया व बाएं और विभाजित हो सकती है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यह इस तरीके से की होती है। ये श्वास नली है, इसका नाम है श्वास नली। श्वास नली यानी ट्रैकिया। यह है श्वसनी में, तो इसका नाम है श्वसनी। इसका क्या नाम है, श्वसनी। इसका नाम है श्वसनी। ये श्वसनी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी में विभाजित हो जाती है। देखो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आगे विभाजित हो रही है। फिर श्वसनी के बाद में ये जो है ये श्वसनी विभाजित होगी श्वसनिकाओं में। ये है श्वसनी किस में विभाजित हो जाती है, श्वसनिकाओं में। फिर उसके बाद में देखिए श्वसनिकाएं छोटे छोटे ट्यूब के रूप में विभाजित हो जाती है। ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं कुप्पिका। कुप्पिका, इसको क्या कहते हैं, कुप्पिका। कुप्पिका। और ये कुप्पिका आगे जाकर के ऐसे गुब्बारे के रूप में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना बना देती है। इस गुब्बारे नुमा संरचना को कहते हैं कुप्पिका कोश। इसको कहते हैं कुप्पिका कोश। इस गुब्बारे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, कुप्पिका कोश। तो स्टूडेंट्स ये एक बार सामान्य संरचना देख लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसके बारे में डिटेल से चलते हैं। अब हर ऑर्गन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इनकी क्रियाविधि देख लो, ताकि क्रियाविधि के दौरान अब आपको जोर भी नहीं आएगा इसको पढ़ने के अंदर। देखिए श्वसन की सामान्य क्रियाविधि कैसी होती है। देखिए जो फेफड़े हैं, ठीक है, यह हमारे यहाँ पर सीने में पाए जाते हैं, दोनों ओर पाए जाते हैं। दो फेफड़े होते हैं, बाया और दाया। बाया थोड़ा छोटा होता है दाएं की तुलना में, क्योंकि बाई साइड में हृदय आने के कारण, ठीक है। ये खंडित होते हैं, ये 3 भागों में खंडित होता है, ये 2 भागों में खंडित होता है, क्योंकि इस साइड में क्या है, हृदय होता है, जिसके कारण उसको भी जगह चाहिए। अब देखिए इसके चारों तरफ रक्त जाल पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ रक्त जाल पाया जाता है। रक्त ही रक्त पाया जाता है, यह है रक्त। अब जैसे ही इसके अंदर हम सांस लेंगे तो ये गुब्बारे जैसी संरचना में होता है और ये पूरी तरीके से रक्त से भर जाते हैं, मतलब कि वायु से भर जाता है। वायु से भर जाने के कारण यहाँ से रक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर के पूरे भागों में फैला देगा। कैसे फैलाएगा, वो हृदय के द्वारा। जब हम हृदय यानी परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमने सांस लिया, भाई सांस लिया तो हम नासिका से लेंगे या मुंह से लेंगे, दोनों में से किसी एक के द्वारा लेंगे। अब किसके द्वारा लेना चाहिए, वैसे लेना तो नाक के द्वारा ही चाहिए, मुंह के द्वारा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब आपको बता दूंगा। तो जब हमने सांस लिया तो हमने सांस के दौरान हमारे शरीर में क्या गई, विभिन्न प्रकार की गैसें गई। हमारे शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जो अन्य गैसों को रोक लेती है, केवल ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है। अंदर जाने के बाद में यह वायु, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यह वायु इधर से आती है और इस डायाफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करती है। डायाफ्राम गुंबद की जैसी संरचना वाला होता है,
जैसे इस पर स्ट्राइक किया यह यूं करके चपटा हो जाता है, यूं चपटा हो जाता है। और जब ये चपटा हो जाता है तो यह जो पसलियां है ये ऊपर की है, यूं होती है, ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जब पसलियां ऊपर की तरफ उठेगी तो फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इन श्वसनिकाओं के द्वारा, श्वसनी के द्वारा वायु अंदर जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए ये वायु श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से फिर श्वसनी से श्वसनिका, कुप्पिका कोश दो गुब्बारे जैसी संरचना वाले होते हैं। और इस प्रकार से सांस लेने के बाद में ये गुब्बारे फूल जाते हैं और हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है और हमारे फेफड़े भी फूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा सांस लेने के दौरान फेफड़े क्यों फूल जाते हैं, वो इसी कारण से फूल जाते हैं। अब देखिए जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे वही प्रोसेस होगी, यहाँ से वायु सारी की सारी निकल जाएगी और इस श्वसन नलिका के द्वारा, मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जो डायफ्राम है जिस पर वायु का धक्का लगा था, झटका लगा था, वह वापस ऐसे ही टिम्बर की जैसी आकृति का हो जाता है, पसलियां नीचे बैठ जाती है और फेफड़े वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। इस दौरान फेफड़ों के चारों तरफ रक्त जाल पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फेफड़ों के चारों तरफ क्या पाया जाता है, रक्त जाल पाया जाता है। और यह रक्त जाल पाए जाने के कारण यह रक्त क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। फिर यह ऑक्सीजन संपूर्ण मतलब शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त के द्वारा फैला दी जाती है, क्योंकि यह रक्त हार्ट के द्वारा शरीर के सारे भागों में जाता है और वहां क्या फैल जाती है, ऑक्सीजन फैल जाती है, ठीक है। और वहां से वही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी जैसा भी क्रिया में बताया था, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेगी तो रक्त क्या करेगा, वहां पर ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और फिर वापस घूम फिर के आकर के हार्ट के द्वारा वापस लंग्स में यानी फेफड़ों में ऑक्सीजन को डाल देगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये एक हमारी सामान्य संरचना है, सामान्य प्रक्रिया है फेफड़ों की। अब हम इसके डिटेल से एक एक भागों के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, हमारा समय भी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा विभिन्न भागों के बारे में, कि जिसके अंदर देखिए दो प्रकार की होती है, एक ऊपरा श्वसन तंत्र, एक निचला। ऊपर के अंदर क्या क्या आता है, नासिका यानी नासिका आती है, मुंह आता है, ग्रसनी आती है, स्वर यंत्र आता है, ठीक है। और निचले श्वसन तंत्र में क्या आता है, श्वास नली आती है, और फिर बाकी जो कुप्पिका कोश, श्वसनिका, ये इससे निचले श्वसन तंत्र में आता है। इनके बारे में एक एक भाग के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे वायु प्रवाहित होती है, ठीक है, किस प्रकार से, ठीक है, वायु को कैसे कैसे शुद्ध किया जाता है, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कैसी कैसी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो उन सब भागों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का ये श्वसन तंत्र का टॉपिक हो गया है। आप एक बार इसका डायग्राम भी बनाओ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको डिटेल से बता दूंगा। वैसे हालांकि मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो अच्छा है कि एक बार आप इसको नोट से भी पढ़ लीजिए, या अगर बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ लीजिए। फिर जब आप उसको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी है तो इन दिनों में आपके द्वारा कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं, अगर कोई प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा या फिर कोई भी मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय, थैंक यू।